Hello student, welcome back to Krishna Technical Pathshala. Myself Sunil Bharadwaj. Today I will discuss with you an interesting topic which is known as work done. आज मैं आपको वर्क डन के कंसेप्ट के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करता हूं और साथ ही मैं आपको बताता हूं एक सिंपल वर्क और एक साइंटिफिक वर्क के अंदर क्या डिफरेंस होता है. In our daily life, we use the word work more frequently. A student sitting on a chair and learning his lesson. His mother says that, please come here. But the student says that, please don't disturb me. तो वो कहता है अपनी माँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई एम डूइंग वर्क. ठीक है. बट यू विल बी सरप्राइज दैट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स द स्टूडेंट इज नॉट डूइंग एनी वर्क. क्या कहते हैं फिजिक्स में, क्या कहा है कि स्टूडेंट कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट अपनी माँ से क्या कह रहा है, मैं कार्य कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो. तो यू विल बी सरप्राइज दैट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स द स्टूडेंट इज नॉट डूइंग वर्क. इट मीन्स the work is said to be if a force applied on a body, then the body is change its position with respect to time या in the direction of force. मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करते हो तो बॉडी आपकी क्या होती है, डिस्प्लेस होती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है. तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग. इट मीन्स द वर्क इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर. फर्स्ट इज अप्लाइड force on a body, then the body is displaced. This is the two factor. वर्क हमारा डिपेंड करता है दो फैक्टरों पे. मैं फिर कह रहा हूँ, पहला कौन कौन सा है आपके पास में, फोर्स है, और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. तो अब देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन आपके साथ में डिस्कस करता हूँ. वर्क की मैं बात करता हूँ. दिस इज द इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो ये है हमारे पास में वर्क डन is defined as the force applied on a body then the body is displaced in the direction of force. तो आपको पता चल गया हमारे पास में जो वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा, अप्लाइड फोर्स इनटू में क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये हमारे पास में हो जाएगा. तो मान लेते हैं, देखिए कोई भी बॉडी है, कोई बॉडी है हमारे पास में. तो अगर जब हम बॉडी की बात करते हैं, ये हमारे पास में एक बॉडी है और ये बॉडी हमारे पास में किस पे, ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है. इस बॉडी पे हमने कोई फोर्स अप्लाइड किया तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी. क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी. तो ये बॉडी कहाँ आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आएगी. हैविंग द डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एस. क्या हो जाएगी, एस. तो ये बॉडी हमारे पास में डिस्प्लेस हो जाएगी. तो वर्क डन हमारे पास में क्या रहेगा, हमारे पास में वर्क डन जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास में फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट. तो हमारे पास में मैंने W से इसको रिप्रेजेंट कर दिया. तो F फोर्स इनटू में S. तो F इनटू में S. दिस इज द वर्क डन. क्या रहेगा हमारे पास में, ये सिंपल फॉर्मेट आ जाएगा हमारे पास में, W इज इक्वल टू F डॉट S. ये हमारे पास में वर्क डन की डेफिनेशन होगी. तो यहाँ पे आप देख लीजिए, वर्क डन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट. किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ. तो ये हमारे पास में जनरली कंसेप्ट हो जाता है. अब मैंने आपको डेफिनेशन बता दी. अब मैं अगर इसकी बात करता हूँ यूनिट की, किसकी मैं बात करता हूँ, यूनिट ऑफ वर्क डन. जिसकी मैं बात करता हूँ, नोट में आपसे मैं लिख देता हूँ, क्या है, यूनिट ऑफ वर्क डन. तो अगर मैं इसकी मैं बात करता हूँ तो हमारे पास में इसकी यूनिट जो रहेगी वो हमारे पास में क्या रहेगी,
क्या रहेगा, देखिए यूनिट ऑफ वर्क डन, तो यूनिट ऑफ फोर्स इनटू में यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो हमारे पास में ये रहेगी एसआई यूनिट की मैं बात करता हूं, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन ए जूल, क्या रहती है, जूल। तो अगर मैं बात करता हूं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू में मीटर, तो क्या रह जाएगा, 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, क्या हो जाएगा, 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो यहां लिख दीजिए 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ये हमारे पास में केस आ जाएगा। अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की मैं बात करता हूं, किसकी मैं बात कर रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा, तो हमारे पास में क्या रहता है, डायमेंशनल फॉर्मूला की मैं बात करता हूं, तो देखिए हमारे पास में जो डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा वर्क डन का, तो न्यूटन है, न्यूटन को क्या लिखते हैं, एम एल टी माइनस 2, और डिस्टेंस को किस में करते हैं, एल में, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रह जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। क्या रहेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क डन का क्या रहेगा, ये रहेगा। अगर मैं यूनिट की मैं बात करता हूं, देखिए अब 1 जूल है हमारे पास में, तो इसकी यूनिट जो थी हमारे पास में क्या थी, 1 जूल इज इक्वल टू क्या था, 1 न्यूटन मीटर, ठीक है, ये तो था न्यूटन मीटर। अब मैं बात करता हूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, तो आप यही कहोगे 1 जूल की डेफिनेशन ऑफ 1 जूल क्या है हमारे पास में, डेफिनेशन ऑफ 1 जूल क्या रहेगी बेटा, हमारे पास में ये रहेगी, हमारे पास में रहेगा 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल वर्क done is defined as 1 Newton force applied on a body, then the body is displaced 1 meter distance in the direction of force, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, क्या रहेगी, यही हमारे पास में क्या चीज है, डेफिनेशन ऑफ 1 जूल। तो ये हमारे पास में 1 जूल की डेफिनेशन होगी। देखिए ये तो एक सिंपल है एसआई यूनिट हमारे पास में। अगर मैं सीजीएस यूनिट की मैं बात करता हूँ, इन सीजीएस यूनिट द यूनिट ऑफ वर्क डन इज अर्ग, अर्ग रहती है, क्या रहती है, सीजीएस यूनिट के बीच में क्या रहती है, अर्ग रहती है, क्या रहती है, अर्ग। तो अर्ग को भी आप कैसे, देखो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, नोट 1, तो नोट की अगर मैं बात करता हूं, तो नोट में मैं पहले एक केस में कह देता हूं, पहला केस क्या कहता हूं कि 1 जूल एसआई यूनिट ऑफ डब्ल्यू की मैं बात करता हूं, तो क्या रहेगी, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, क्या रहेगी, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर।
सेकंड केस करता हूं इन CGS यूनिट ऑफ W, तो ये क्या रहेगा, 1 अर्ग रहेगी, क्या रहेगी, ERG अर्ग। 1 अर्ग बराबर क्या रहेगी, 1 डाइन सेंटीमीटर, क्या रहेगी, 1 डाइन सेंटीमीटर। दिस इज द 2 टाइप्स यूनिट हियर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर पढ़ाया था, अपने एक ही क्लास के अंदर पढ़ाया था कि फोर्स हैज द 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। कौन कौन सी थी, एब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट। यहां पे हमारे पास में क्या है, फोर्स ही तो है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बात करता हूं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क डन, पहले मैं आपको एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क डन में बताता हूं कि हमारे पास में क्या है, फिर उसके बाद में मैं आपको ग्रेविटेशनल यूनिट के बारे में बताता हूं, और फिर उसके बारे में मैं आपको रिलेशन बताता हूं कि हमारे पास में जूल और अर्ग के बीच में क्या रिलेशन है। तो फोर्स की 2 यूनिट मैंने आपको पढ़ाई है, पहले ही है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क डन। तो देखिए आप पहले, सबसे पहले देखिए एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क डन, किसकी मैं बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क डन। मैं क्या बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क डन। इस केस में देखिए ये सारी चीज है, इसमें सबसे पहला जो केस आता है, पहला केस मैं बात कर रहा हूं SI यूनिट ऑफ वर्क डन। बेटा क्या है, SI यूनिट ऑफ वर्क डन, पहला केस डिस्कस कर रहा हूं। ये कंपटीशन एग्जाम में यूनिट पूछ ली जाती है, ये चीज सारी चीजें SI यूनिट ऑफ वर्क डन। तो देखिए क्या है, अभी SI यूनिट की मैं बात करता हूं, तो ये है 1 जूल। 1 जूल किसके बराबर है हमारे पास में, 1 न्यूटन मीटर, किसके बराबर है, 1 न्यूटन मीटर। यहां से आप क्या कर सकते हो, जूल की एब्सोल्यूट यूनिट में आप आराम से निकाल सकते हो। सेकंड केस है आपका, क्या है, CGS यूनिट ऑफ वर्क डन, CGS यूनिट ऑफ वर्क डन। अगर मैं CGS की मैं बात करता हूं, तो CGS के केस में हमारे पास में क्या रहेगी, 1 डाइन रहेगी। 1 डाइन इज इक्वल टू, सॉरी डाइन नहीं, 1 अर्ग, इसकी मैं बात कर रहा हूं, 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर, क्या रहेगी, सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। तो ये केस आपको याद रखनी है, क्या रखनी है, ये दोनों केस आपको क्या रखनी है, हमारे साथ याद रखनी है। अब मैं बात करता हूं आपसे सेकंड वाले केस की। सेकंड में हमारे पास में है ग्रेविटेशनल यूनिट, किसकी मैं बात करता हूं, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क डन। ये सारी चीज बेटा आपको याद होनी चाहिए, और कुछ भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। अगर मैं इसकी मैं बात करता हूं SI यूनिट ऑफ वर्क डन का केस, मैं पहले ले लेता हूं, किसका ले लेता हूं, SI यूनिट का, SI यूनिट ऑफ वर्क डन, ठीक है। इसमें अगर मैं केस ले लेता हूं, SI यूनिट में हमारे पास में क्या रहेगा, ये रहता है हमारे पास में किलोग्राम मीटर, क्या रहता है हमारे पास में, किलोग्राम मीटर। किसका केस है हमारे पास में, किलोग्राम मीटर का। तो देखिए किलोग्राम मीटर का केस अगर मैं बात करता हूं, द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क डन इज, क्या है हमारे पास में, किलोग्राम मीटर। तो अगर मैं बात कर देता हूं 1 किलोग्राम मीटर M इज इक्वल टू, इसको क्या लिख दिया, 1 किलोग्राम वेट WT इनटू में क्या रहेगा, मीटर, क्या रहेगा, मीटर, ये रहा मीटर। ये केस समझ में आ गया। और 1 किलोग्राम वेट बराबर क्या रहता है, 9.81, क्या रहेगा हमारे पास में, ये 9.81 हमारे पास में क्या रहता है बेटा, न्यूटन इनटू में मीटर। तो ये हमारे पास में किसके आ जाएगा, 9.81 न्यूटन मीटर, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 9.81 जूल के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, जूल के। ये 1 किलोग्राम
मीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा, नीट एंड क्लीन है, कोई डाउट नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। किलोग्राम वेट ये फोर्स की यूनिट है, तो 9.81 न्यूटन इन मीटर। तो न्यूटन मीटर हमारे पास में क्या रहता है, जूल रहता है। क्या रहता है, जूल। दिस इज द न्यूटन। ये केस हो गया। अगर मैं बात करता हूं इसी के अंदर सेकंड वाला केस देखता हूं, वो यहां सॉल्व करते हैं। तो सेकंड केस में अगर मैं बात करता हूं CGS, यूनिट ऑफ वर्क डन, वो क्या रहेगा हमारे पास में, ग्राम सेंटीमीटर। क्या रहेगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर। इसको क्या कह देंगे हम, ये हमारे पास में क्या रहेगा, ये ग्राम वेट रहेगा, इसको कहेंगे ग्राम वेट इंटू में सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना रहता है, 981, क्या रहेगा ये हमारे पास में, डाइन सेंटीमीटर। और ये क्या रहेगा, दिस इज इक्वल टू अर्ग। डाइन सेंटीमीटर बराबर क्या रहता है, अर्ग। तो ये हमारे पास में 1 ग्राम सेंटीमीटर, किसका रिलेशन आ जाएगा, इसके पास में। इसलिए यहाँ पे दो केस मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, एक है एब्सोल्यूट यूनिट का और दूसरा है हमारे पास में ग्रेविटेशनल यूनिट का। ये सारी डेफिनेशन आप इनके साथ में बना सकते हो कि द CGS यूनिट, इट मीन्स द CGS यूनिट ऑफ वर्क डन इज क्या रहेगा, ग्राम सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 981 अर्ग। किसके बराबर रहेगा, अर्ग के बराबर रहेगा। अब मेरा एक कंसेप्ट है इसमें आपके साथ में, इन्हीं का एक रिलेशन है। देखिए बड़ा ही सिंपल है, मैं आपको फिर बताता हूं क्या है रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। किसकी मैं बात कर रहा हूं, रिलेशन बिटवीन जूल एंड वर्ग। अर्ग, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, ठीक है। हमारे पास में क्या रहेगा, जूल एंड अर्ग। अर्ग की अगर मैं बात करता हूं, देखिए 1 जूल इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, 1 न्यूटन मीटर। क्या है, 1 न्यूटन मीटर। अब आपको पता है 1 न्यूटन किसके बराबर रहता है, 10⁵ डाइन के बराबर रहता है। 1 मीटर किसके बराबर रहता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर रहता है। तो हमारे पास में 1 जूल इज इक्वल टू क्या है, 10⁵ डाइन इंटू में 10⁵2 सेंटीमीटर। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या, 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर। तो 1 जूल किसके बराबर रहेगा, 10⁵7 अर्ग के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, अर्ग के बराबर। ये भी केस आप याद रखना। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, देख लीजिए। तो ये केस आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं आपसे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, कि हमारे पास में एक कांस्टेंट फोर्स के साथ में वर्क डन क्या रहता है। एक इक्वेशन है हमारे पास में, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। किसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। देखिए क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लेते हैं ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। क्या चीज है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। सपोज अ बॉडी लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस सरफेस पे आपकी एक बॉडी क्या कर रही है, लाई कर रही है। दिस इज द बॉडी। हमारे पास में क्या हो गई है, ये एक बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी क्या हो रही है, लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देन अ फोर्स F अप्लाइड ऑन अ बॉडी। आपने इस
बॉडी पे क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया है हमारे पास में, इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया, देन द बॉडी इज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हैविंग द डिस्टेंस, क्या हो जाएगी हमारे पास में, एस। तो बॉडी आपकी क्या हो जाएगी हमारे पास में, इस डायरेक्शन में आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इस डायरेक्शन में ये बॉडी क्या आ गई है, ये हमारे पास में एक बॉडी आएगी। यहाँ कोई बॉडी की जो डिस्टेंस है यहाँ तक इस बॉडी की, वो क्या रहेगी, एस रहेगी, दिस डायरेक्शन में। और ये क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इट मीन्स देखिए, सपोज अ बॉडी लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, आपकी एक बॉडी लाई कर रही है, देन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ठीक है, सच दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा। हमारे पास में जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये वाला जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये क्या बनाता है, इसके साथ में एक एंगल बनाता है, क्या बनाता है, थीटा बनाता है, क्या बनाता है हमारे पास में एक एंगल थीटा बना देता है विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। किसके साथ में बना देता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में। अब देखिए आपके पास में अब F जो है हमारे पास में, एक फोर्स F है, अब फोर्स F इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। हमारे पास में जो फोर्स F है वो रिजॉल्व हो जाएगा दो कंपोनेंट्स के अंदर। अब देखिए ये भी हमारे पास में क्या चीज है, ये y एक्सिस होगी और ये क्या होगी, x एक्सिस होगी। तो दो कंपोनेंट्स में हो जाएगा, क्या रह जाएगा, एक रह जाएगा F cos थीटा, एक रह जाएगा F sin थीटा, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, और एक रहेगा हमारे पास में F cos थीटा। किसकी फॉर्मेट में रहेगा, cos थीटा, ये इस फॉर्मेट में रहेगा। तो रिजॉल्व फोर्स, हमारे पास में जो रिजॉल्व फोर्स रहेगा आर गिवन बाय रिजॉल्व फोर्स F into टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे पास में, जो फोर्स रिजॉल्व रहेगा वो रहेगा, फर्स्ट रहेगा हमारे पास में, फर्स्ट इस वाले की मैं बात करता हूं, F cos थीटा, F cos थीटा। द कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या चीज है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन component of force in the direction of displacement। of the body। तो एक तो ये कंपोनेंट हो गया, और सेकंड अगर मैं कंपोनेंट की मैं बात करता हूं, सेकंड क्या रहेगा बेटा, F sin थीटा, हमारे पास में F sin थीटा। ये क्या चीज है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये हमारे पास में क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। तो हमारे पास में जो वर्क डन है, क्या चीज रहेगा बेटा, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं आपसे वर्क डन की बात कर रहा हूं। वर्क डन क्या रहेगा हमारे पास में, वर्क डन रहेगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement। इनटू में डिस्प्लेसमेंट। यहां तक कोई दिक्कत? तो वर्क डन हमारे पास में क्या है, W कंपोनेंट ऑफ फोर्स F cos थीटा इनटू में S। क्या रहेगा, F cos थीटा इनटू में S। याद रखिए भाई, हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नॉट अ वर्टिकल डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो हमारे पास में जो रिजॉल्व कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स
इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन, तो एफ कॉस थीटा जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है इनटू में डिस्टेंस एस, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड हमारे पास में ले लेंगे इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये एफ कॉस थीटा इनटू में एस हमारे पास में आ गया। अगर मैं वर्क डन की मैं बात करता हूं बेटा, W इज इक्वल टू ये आ गया एफ एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना क्योंकि ये हमारे पास में फॉर्मूला यूज होगा नेचर ऑफ वर्क डन में। दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, एफ इज इक्वल टू क्या रहेगा एफ डॉट एस, ये स्केलर प्रोडक्ट से हो जाएगा एफ डॉट एस, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू में कॉस थीटा, ठीक है। तो ये केस आपने यहाँ पे क्या कर लिया, एक तरीके से डिस्कस कर लिया कि हमारे पास में कौन सा क्या रहता है, ठीक है। तो ये क्या है वर्क डन बाई या कांस्टेंट फोर्स, तो हमारे पास में वर्क डन क्या रहेगा W इज इक्वल टू क्या रहेगा एफ डॉट एस, ठीक है। तो वर्क क्या चीज है स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या चीज है नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी बिकॉज the force is a vector quantity and displacement is also vector quantity. The dot product of two vectors is a scalar product, क्या हो जाता है स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर क्वांटिटी है। तो आप नोट में भी लिख लेना कि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है ये स्केलर नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये केस हो गया। अब मैं आपको इसी में एक और केस कराता हूं, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। किसकी मैं बात करता हूं वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये भी चीज देखिए वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नेम्स, ठीक है। तो हमारे पास में फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, फोर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो हमारे पास में जो फोर्स रहेगा वो रहेगा एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के। ऐसे डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ आरसी, तो एस की मैं बात कर रहा हूं तो एस एक्स आई एस वाई जे एस जेड की, ये हमारे पास में है। तो वर्क डन क्या रहेगा W, तो हमारे पास में क्या है F इंटू में S, यही तो था। तो F cos थीटा फोर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जो वर्क डन था F डॉट S आया था उसको क्या कहा गया था वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको W इज इक्वल टू फोर्स के कंपोनेंट क्या है एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के, दिस इज द फर्स्ट डॉट। हमारे पास में क्या है एस एक्स आई एस वाई जे और एस जेड के, तो डॉट प्रोडक्ट कीजिए। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज ऑलवेज वन, बट आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सिमिलर यूनिट वेक्टर, इट मीन्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1 एंड डिफरेंट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में W इज इक्वल टू एफ आई डॉट आई कर दीजिए, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, बस बाकी सब 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एफ एक्स एस एक्स एफ वाई एस वाई एफ जेड एस जेड, दिस इज द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इस केस में क्या है वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखिए किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज मैंने आपको वेक्टर के अंदर पढ़ा दी थी। अगर मैं अब बात करता हूं आपसे इसके नेचर की, मैं बात करता हूं नेचर ऑफ वर्क डन।
जो कंसेप्ट है हमारे पास में है वर्क डन का, वो है अब आगे नेचर ऑफ वर्क डन। इसकी मैं बात करता हूं। नेचर ऑफ वर्क डन। वर्क डन बेटा, देयर आर 3 टाइप्स नेचर ऑफ वर्क डन। दिस इज द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो मैं पहले बात करता हूं मैं पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कंडीशन याद रखिएगा। पॉजिटिव वर्क डन के केस में इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स थीटा इज जीरो मीन्स पैरेलल टू द डायरेक्शन। पैरेलल डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन में हमारे पास में क्या रहता है? जीरो, जीरो रहता है थीटा। ये रहता है इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन फोर्स एंड displacement are in the same direction। सेम डायरेक्शन। जब आप देखोगे इस केस में हमारे पास में कि आपने एक सिंपल केस मैंने आपको पढ़ाया था, किसका पढ़ाया था? लॉन रोलर का केस पढ़ाया था कि इस डायरेक्शन में हमारे पास में क्या हो रहा है? थीटा। ये क्या लग रहा है? कोई फोर्स लग रहा है, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? दिस इज द थीटा। ये हमारे पास में क्या रहेगा? थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। जैसे अभी मैंने कांस्टेंट फोर्स के बारे में बताया। सपोज अ बॉडी लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, देन द फोर्स अप्लाइड on a body, then the body is displaced in the direction of force। सीधी वर्क डन की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे थीटा क्या चीज है? जीरो। यहाँ मैंने पहले कह दिया। तो अगर मैं इसकी मैं बात करता हूं कि वर्क डन, वर्क डन क्या रहता है हमारे पास में? F इंटू में S। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। Fs cos theta। If theta is equal to 0, cos theta is 0, तो cos 0 is 1, तो W is equal to क्या है? Fs। तो वर्क डन, hence the वर्क डन इज पॉजिटिव। क्या रहेगा इस केस में? हमारे पास में वर्क डन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं बात कर देता हूं, for example, for a lawn roller pushed and pulled by a applying force, then the work done is zero। नहीं सॉरी, वर्क डन इज पॉजिटिव। क्यों? जब लॉन रोलर को या तो आप खींचोगे, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा, तो लॉन रोलर भी क्या आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। तो थीटा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। कॉस जीरो क्या रहता है? ऑलवेज 1 रहता है। और हमारे पास में वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। पुल का केस लगाओगे आप, ऐसे वर्क डन लगाओगे तो लॉन रोलर भी क्या रहेगा? इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो उधर ही क्या हो रहा है? वो डिस्प्लेस हो रहा है। तो हमारे पास में दोनों के बीच में क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो इस केस में हमारा वर्क डन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। दिस इज द फर्स्ट केस। अब मैं बात करता हूं आपसे सेकंड वाले केस की। सेकंड है हमारे पास में जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन कंडीशन क्या है? इफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो ये कहता है देन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट at an right angle each other। देखिए केस क्या है हमारे पास में कि कोई भी ऑब्जेक्ट है,
ये तो इस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन डिस्प्लेसमेंट तो है इस डायरेक्शन में, और ये मूव करता है इस डायरेक्शन में एफ फोर्स। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला एंगल है वो क्या चीज है, 90 है। क्या चीज है, 90 है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास में, 90 का केस रहेगा। ठीक है, अगर मैं इस केस में दिखाता हूं और आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो वर्क डन क्या रहेगा हमारे पास में, वर्क डन क्या रहेगा, एफ इंटू में एस वेक्टर फॉर्मेट में, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन हमारे पास में क्या रहेगा, एफ एस इंटू में 0, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। ये केस आपने देख लिया। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। एग्जाम्पल से आप देखिए, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं। मैं एक सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल लेता हूं। कंसीडर अ पार्टिकल इज मूविंग। देखिए बिल्कुल सेम आप केस समझिएगा। ये एग्जाम्पल है इसका, इसको समझिएगा। दिस इज अ सर्कल। कंसीडर अ पार्टिकल इज मूविंग। कोई पार्टिकल है हमारे पास में, ये मूविंग है। कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल with a constant speed। ये क्या चीज है, कांस्टेंट स्पीड के साथ में, मतलब एस स्पीड है हमारे पास में। क्या चीज है, एस स्पीड हो गई। ठीक है, एस स्पीड, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या स्पीड। ठीक है, स्पीड आर क्या चीज रहेंगी हमारे पास में, क्या रहेंगी, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दिस इज द सेंट्रीपिटल, ये कोई सेंटर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहेगा हमारे पास में, एफ सी, और इन दोनों के बीच में क्या चीज रहेगा, 90। आगे समझ में, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड एस। ठीक है, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज द एग्जांपल। सिंपल एग्जांपल है हमारे पास में। इसका आपने इस तरीके से क्या दे दिया है, एग्जांपल आपने दे दिया है। उसके बाद में आप देखिए, मैं बात करता हूं आपसे नेगेटिव वर्क डन की। किसकी मैं बात करता हूं आपसे, नेगेटिव वर्क डन की। थर्ड केस जो इसका नेचर है, थर्ड में बात कर रहा हूं, इसका मतलब नेगेटिव वर्क डन। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप एक बार बुक से और पढ़िएगा। ठीक है, तो ये कह दिया इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट डायरेक्शन। क्या चीज है, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये केस है हमारे पास में अपोजिट डायरेक्शन का, कि कभी कभी आपने क्या काम किया, किसी बॉडी पर क्या किया, फोर्स लगाया। फॉर एग्जांपल आपने एक बॉल ली, बॉल को आपने इस तरीके से किसी दीवार पे पुश किया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ठीक है, तो बॉडी कुछ समय जाने के बाद में क्या जाएगी, टकराने के बाद में दोनों ही चीजें, भाई फोर्स लगा के गई बॉडी तो डिस्प्लेस भी इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन आगे जाके क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या चीज है, इस तरीके का हमारे पास में कोई एग्जांपल, सपोज द लाइव एग्जांपल, कि कोई भी गाड़ी मूव्स कर रही है, स्पीड से क्या कर रही है, मूव्स कर रही है, चल रही है, स्पीड से मर रही है। जब आप अप्लाई ब्रेक करते हो, ब्रेक लगा देते हो, तो उसकी डायरेक्शन और अप्लाइड फोर्स क्या रहता, अपोजिट डायरेक्शन में होता, जब भी तो रुकती है कोई बॉडी। तो एक एग्जांपल हमारे केस में इस तरीके से आ जाएगा। तो वर्क डन क्या रहेगा हमारे पास में, वर्क डन, तो वर्क डन क्या रहेगा, एफ डॉट एस, आप W इज इक्वल टू क्या कर दोगे, एफ एस कॉस थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और कॉस 180 क्या रहता है, -1, क्या रहता है, -1, सॉरी इसको लिख देते हैं -1। तो W इज इक्वल टू क्या रहता है, -FS।
तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, वर्क डन इज नेगेटिव। क्या आ जाएगा हमारे पास में, वर्क डन इज नेगेटिव। तो आज की इस वीडियो के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया वर्क डन क्या है, वर्क डन की यूनिट्स के बारे में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है कि कौन कौन से हमारे पास में यूनिट्स हैं। ठीक है, 2 यूनिट्स के बारे में बताया, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क डन एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क डन, इनके बारे में मैंने आपको बताया। और न्यूटन इस जूल और अर्ग के बीच में आपको एक रिलेशन बताया कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। ये चीज भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है कि कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में क्या रहता है, दिस इज द फोर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि उनके पास में रिजोल्व कंपोनेंट होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सारा केस मैंने आपके साथ में पढ़ाया। इसके नेचर ऑफ वर्क डन के बारे में मैंने आपको बताया है। अब चलिए एक हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल से हम कोई भी एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपका कोई न्यूमेरिकल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट work done, calculate work done when a force F वेक्टर फॉर्मेट में है 2i + 3j - 5k। ये हमारे पास में क्या चीज है, फोर्स है। ठीक है, न्यूटन एक्टिंग, इतना फोर्स है एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट है, s, और इसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास में 2i + 4j 3k, और ये है हमारे पास में मीटर। ठीक है, इन द बॉडी। ये हमारे पास में कोई क्वेश्चन है, दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सॉल्यूशन में देखिए आपके पास में फोर्स हमारे पास में है क्या है, 2i + 3j - 5k, देयर इज नो प्रॉब्लम, इतना न्यूटन है। s हमारे पास में है 2i + 4j + 3k, ये इतना मीटर हो गया। तो वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन। ठीक है, डन की मैं बात कर रहा था। वर्क डन हमारे पास में क्या था, F.s स्केलर प्रोडक्ट, तो W इज इक्वल टू 2i + 3j - 5k, डॉट प्रोडक्ट है आपका, कितना आ जाएगा, 2i 4j + 3k, ये हमारे पास में है। तो W इज इक्वल टू I.I1 होता है, तो यह आ जाएगा 4 + 12 - 15, तो दिस इज द 16 - 15 = 1 जूल। क्या आ जाएगा, 1 जूल। तो ये आपका एक तरीके से न्यूमेरिकल हो गया 1 जूल। तो ये सारा केस आपने देखा। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज डिस्कस की है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।